रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुड्डू अपनी बहन कम्मो के साथ मदनपुर के एक छोटे से गांव में रहता था। गुड्डू बढ़ई का काम करता, लकड़ियों की छोटी मोटी चीजें बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। गुड्डू शाम के समय घर लौटता है तो देखता है कि उसकी बहन बेहोश पड़ी होती है। वो भागकर उसे गोद में उठाता है। बहन बहन, तुझे क्या हुआ? कम्मो, आंखें खोल, मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब मैं क्या करूं? वैद्य जी, देखिए ना मेरी बहन को क्या हो गया है। ये आंखें ही नहीं खोल रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कुछ करिए ना। अरे गुड्डू, अरे शांत हो जा, मुझे चेक तो करने दे। लगता है कमजोरी होने के कारण बिटिया बेहोश हो गई है। वैद्य जी, ये तीसरी बार अचानक से बेहोश हुई है। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। आप बताइए, मैं क्या करूं? मेरी बहन के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम एक काम करो फिर, तुम अपनी बहन को लेकर शहर के डॉक्टर के पास चले जाओ। वो अच्छे से देख भी लेंगे और जो जांच करनी होगी वो भी कर लेंगे। लेकिन वैद्य जी, मैं तो शहर में किसी को जानता भी नहीं हूँ और वहाँ के डॉक्टर बहुत पैसे मांगते हैं। वो तो अब तुम्हें ही देखना है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की जान जरूरी है या पैसा। मैं बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ। मैं तुम्हें उसका पता दे देता हूँ। तुम वहाँ जाकर मेरा नाम ले लेना, वो तुम्हें छूट दे देगी। वैद्य गुड्डू को डॉक्टर का नाम पता देता है। गुड्डू कम्मो को लेकर घर आता है और अगले ही दिन सुबह वाली बस से अपनी बहन के साथ उस डॉक्टर के पास पहुंचता है। क्या आप ही डॉक्टर मंजू हैं? मुझे वैद्य जी ने भेजा है। हाँ जी, मैं ही डॉक्टर मंजू हूँ। वैद्य जी ने मुझे बताया था कि आप आने वाले हैं। मुझे अपनी बहन का चेकअप करवाना है। ये आए दिन बीमार रहती है और बेहोश हो जाती है। आप बाहर इंतजार करिए, मैं इनका चेकअप करके आपको बताती हूँ। मंजू कम्मो का चेकअप करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके दिल में छेद है। मंजू गुड्डू को अंदर बुलाती है और उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाता है। मैडम जी, मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा? देखिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आपको अपनी बहन का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, वरना आगे परेशानी बढ़ सकती है। मंजू की बात सुनकर वो हैरान रह जाता है और निराश मन से अपनी बहन को लेकर वापस घर आता। तभी कम्मो गुड्डू से कहती है, भैया, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी लिखी है तब तक कोई नहीं मार सकता है। आप चिंता छोड़िए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। नहीं बहन, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करके बहुत ही जल्दी तेरा ऑपरेशन करवाऊंगा। गुड्डू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है। वो जंगल में लकड़ियाँ काट ही रहा होता है, तभी उसे किसी औरत की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। कोई है? कोई है यहाँ? मुझे इस संदूक से बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। कोई है यहाँ पर? मदद करो, कोई है यहाँ जो मेरी मदद कर सके? कौन है? देखो, ऐसे पीछे से आवाज देकर मुझे डराओ मत। जो भी हो सामने आ जाओ। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो इस संदूक से। जो भी हो, मुझे बाहर निकालो इस संदूक से, मेरा दम घुट रहा है। औरत की आवाज सुनकर गुड्डू चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाकर देखने लगता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। तभी वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और उसे बरगद के पेड़ के नीचे पत्तों से ढका हुआ एक पुराना सा संदूक दिखाई देता है। वो उसके करीब जाता है, तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। कोई है जिसे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे बाहर निकालो यहाँ से।
ये जंगल तो वैसे ही भूत प्रेतों से घिरा हुआ रहता है। मुझे ये संदूक खोलकर देखना चाहिए कि नहीं। अब मैं क्या करूं? गुड्डू डरते हुए संदूक खोलता है, जिसमें आधी कटी गर्दन को देखकर वो दोबारा से संदूक बंद कर देता है और डरकर पीछे हो जाता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी बात सुनो। मुझे इस संदूक से बाहर निकाल दो, ताकि मुझे मुक्ति प्राप्त हो सके। तो तुम कौन हो और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। मैंने सालों साल मेहनत करके तांत्रिक विद्या प्राप्त की ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन मेरे गुरुजी को ये पसंद नहीं आई और तांत्रिक विद्या का सबसे शक्तिशाली मंत्र, जिससे इंसान अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकता है, उसे ना बताने पर उसने मेरे धड़ को मेरे शरीर से अलग कर मुझे यहाँ तड़पता हुआ छोड़ दिया। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए या नहीं? अगर सच में इसने मेरी मदद कर दी तो मेरी बहन का ऑपरेशन हो जाएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। गुड्डू डरते डरते दोबारा संदूक के पास जाता है और उसे खोलकर उस औरत की कटी गर्दन को संदूक से बाहर निकालकर जमीन पर रख देता है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। औरत इतना कहकर गुड्डू को मनोकामना मंत्र बताकर वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह से उस कटी गर्दन वाली औरत को मुक्ति मिल जाती है और गुड्डू को अपनी परेशानी दूर करने का रास्ता। जिसके बाद गुड्डू उस पुराने संदूक को लेकर रात के अंधेरे में घर आ जाता है और उस औरत के बताए अनुसार एक कमरे में ले जाकर उसे रख देता है। आंखें बंद करके वो मनोकामना मंत्र को बोलकर जैसे ही संदूक खोलता है, उसमें बहुत सारे पैसे निकलते हैं, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अगले दिन सुबह ही अपनी बहन को लेकर वो शहर निकल जाता है और उसका ऑपरेशन करवाकर कुछ दिनों बाद घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर में संदूक नहीं होता। तभी वो बहुत परेशान हो जाता है। मेरा संदूक कहाँ गया? अब मैं क्या करूँगा? वो संदूक किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। क्या हुआ भैया, आप इतने परेशान क्यों हैं? एक पुराना सा संदूक ही तो था। नहीं नहीं कम्मो, वो सिर्फ पुराना संदूक नहीं था, बल्कि किसी की धरोहर थी, जिसने बड़े ही विश्वास के साथ मुझे दिया था कि जो काम वो नहीं कर पाई उसे मैं करूं। लेकिन वो संदूक ले कौन गया आखिर? भैया, इस समय हमारे गांव में चोरियां बहुत हो रही हैं। हो सकता है कोई चोर चोरी कर कर ले गया हो हमारा संदूक। मुझे संदूक जाने का डर नहीं है, डर तो बस इस बात का है कि कहीं किसी ने संदूक का राज पता लगा लिया तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो सच में अनर्थ हो जाएगा। भैया, आप कहना क्या चाहते हो? उस संदूक में आखिर ऐसा भी क्या था जो आप इतने चिंतित हो रहे हो? कुछ नहीं, तुम जाकर आराम करो, कुछ दवाइयाँ बाकी हैं, मैं बाहर जाकर लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। कमू अपने कमरे में चली जाती है और गुड्डू दवा लेने के लिए गांव में निकल जाता है। तभी उसे गांव का एक कल्लू नाम का आदमी दिखाई देता है, जो कि उसके पुराने संदूक को लेकर नदी किनारे बैठा था। वो भागते हुए उसके पास जाता है। कल्लू, तुम्हारे पास ये पुराना संदूक कैसे आया? ये मेरा संदूक है, मुझे वापस करो। गुड्डू भैया, ये पागल किसी और को बनाओ, हमको मत बनाओ। हमें अच्छे से पता है ये कोई मामूली संदूक नहीं, बल्कि कामना पूरी करने वाला संदूक है, जिसके इस्तेमाल करने से आपकी कंगाली दूर हो गई और आपने अपनी बहन का इलाज तक करवा लिया। तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मेरा संदूक दो, वरना मैं गांव वालों को बुला लूंगा। आप क्या गांव वालों को बुलाओगे? गांव वालों को तो हम बुलाएंगे और हम सबको आपका और इस संदूक का राज बता देंगे, जिसके बाद गांव के सरपंच जी इसे अपने कब्जे में ले लेंगे और मुझे देंगे इनाम और आपको देंगे सजा, क्योंकि उस रात मैंने आपकी और कटी हुई मुंडी की सारी बातें सुन ली थी। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं इस संदूक को किसी गलत हाथ में नहीं जाने दे सकता। इसे बचाने का बस यही तरीका है कि मैं इसे इसकी सही जगह पर पहुंचा दूं। कल्लू जब तक गांव वालों को आवाज देता,
तब तक गुड्डू मनोकामना मंत्र का जाप करके उस संदूक को नदी में समाने की इच्छा जाहिर करता है। उसकी मंत्र खत्म होते ही नदी में एक जोर की लहर आती है और संदूक के साथ साथ कल्लू को भी बहा ले जाती है। इस तरह से पुराने संदूक का राज सबके लिए हमेशा राज ही बनकर रह जाता है। कनिष्क अपनी माँ सीता के साथ रहता था। हालांकि कनिष्क 15 साल का था, लेकिन कनिष्क बहुत ही सुंदर बच्चा था। उसको देखकर हर कोई उस पर मोहित हो जाता था, जिसके कारण उसको बहुत ही जल्दी नजर भी लग जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन कनिष्क अपने स्कूल से अपनी माँ के साथ घर आ रहा था। तभी कनिष्क की टीचर कनिष्क की माँ सीता से रास्ते में टकरा जाती है और उससे बातें करने लगती है। नमस्ते मैडम, आज आप मुझे स्कूल में नहीं दिखाई दी। क्या बात है, आज आप स्कूल नहीं आई थी? नहीं सीता जी, मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही थी, इसलिए मैं आज घर पर ही रेस्ट कर रही थी। अभी डॉक्टर से ही दवाई लेकर आ रही हूँ। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका कनिष्क सच में बहुत अच्छा है। जितना वो सुंदर है, ठीक उसी तरह उसका दिमाग भी उतना ही तेज है। ये बहुत आगे जाएगा। थैंक यू मैडम, लेकिन हाँ, मेरे बच्चे को इतना आगे तक पहुंचाने के लिए और उसको इतना तेज बनाने के पीछे आप लोगों का ही तो हाथ है। अरे नहीं नहीं सीता जी, कैसी बात कर रही है? हमारा तो काम ही है बच्चों को बढ़ाना। बाकी बच्चे कैसे या उनका दिमाग कैसा है, वो तो बच्चे के ऊपर ही डिपेंड करता है ना। वैसे कनिष्क व्हाइट ड्रेस में बहुत अच्छा लगता है। माय फेवरेट एंड क्यूटेस्ट बॉय। आई होप कि तुम बहुत आगे जाओ और इसी तरह अपने टीचर्स को भी खुश रखो। अच्छा मैडम, मैं चलती हूँ, देरी हो रही है। मेरे बेटे कनिष्क को भूख भी लग रही है। सीता अपने बेटे कनिष्क को लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और थोड़ी देर बाद जब सीता कनिष्क को लेकर अपने घर आती है, तब वो लाल मिर्च से अपने बेटे की नजर उतारते हुए खुद से कहती है, मेरे बेटे को नजर लगा दी उस टीचर ने। अब मुझे ही मेरे बेटे की नजर उतारनी पड़ेगी। जब देखो सब मेरे बेटे को नजर लगाते रहते हैं। सीता कनिष्क की नजर उतारने लगती है, साथ ही अपनी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। ये देखकर कनिष्क अपनी माँ से कहता है, माँ मैं बड़ा हो रहा हूँ, इसीलिए मुझे आप काला टीका मत लगाया करो। आपको पता भी है सब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। ये कहते कि इतना बड़ा हो गया है फिर भी काला टीका लगा कर आता है। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। तू अभी बच्चा है ना। जब खुद मेरी जगह होगा और खुद पेरेंट्स बन जाएगा ना, उस दिन तुझे अपने बच्चे की परवाह और फिक्र समझ आ जाएगी। कनिष्क अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता और अब दोनों माँ बेटे खाना खाकर सो जाते हैं। देखते ही देखते अब 7 साल बीत जाते हैं, पर सीता अपने बेटे को काला टीका लगाना बंद नहीं करती। कनिष्क कहीं भी जाता तो सीता उसको काला टीका लगा दिया करती। ऐसे ही समय बीतता है। अब कनिष्क शादी के लायक हो गया था। ऐसे ही एक दिन जागृति नाम की एक लड़की का रिश्ता कनिष्क के लिए आता है, जिसके बाद सीता अपने बेटे के पास जाकर उसको लड़की की फोटो दिखाकर बोलती है, कनिष्क बेटा, देख तो कितनी प्यारी लड़की है ये। इसके अंदर संस्कार तो कूट कूट कर भरे हैं। एक बार फोटो देख ले, तुझे पसंद है तो मैं बात तेरी इससे आगे चलाती हूँ। माँ आपको पसंद है? हाँ बेटा, मुझे तो बहुत पसंद है। एक बार तू भी देख ले तो अच्छा होगा। माँ आपको पसंद है मतलब मुझे पसंद है। आप जिससे कहेंगी मैं उससे ही शादी करूँगा। कनिष्क की बात सुनकर अब सीता जागृति को अपने घर की बहू बनाने की सोचती है और इस तरह अब बहुत जल्द कनिष्क का रिश्ता जागृति नाम की लड़की से पक्का होता है। देखते ही देखते उनकी शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जागृति अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन कनिष्क अपने ऑफिस जा रहा था, तभी सीता की नजर कनिष्क के गालों पर पड़ती है, जहां वो देखती है कि कनिष्क ने काला टीका नहीं लगाया है। ये देखकर सीता कनिष्क को रोकते हुए कहती है, अरे कनिष्क, तू ऐसे कहाँ जा रहा है? तुझे पता नहीं है क्या कि तुझे टीका लगाना है? मतलब मैं एक दिन टीका ना लगाऊं तो बिना लगाए चला जाएगा। माँ मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे खुद का ख्याल कैसे रखना है ये भी आता है, तो प्लीज आप ये टीका मत लगाओ ना। तू चुप कर, समझा? मैंने तुझे कितने नाजों से पाला हुआ है, तू नहीं जानता। और अगर मैं तुझे ये काला टीका लगा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे शौक से लगाती हूँ। कनिष्क कुछ नहीं बोलता और काला टीका लगवाकर वहाँ से चला जाता है। कनिष्क जब ऑफिस जाता है तब कनिष्क के ऑफिस में उसका कलीग उससे कहता है, भाई कनिष्क, ये बता के तू ये काला टीका क्यों लगा कर आता है? मतलब तू इतना बड़ा हो गया है, फिर भी तू इस तरह बच्चों की तरह काला टीका लगाता है। तुझे अजीब नहीं लगता? कनिष्क उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कलीग उसका मजाक बनाने लगता है।
दोस्तों, हमारे ऑफिस में एक छोटा बच्चा काम करता है जो हर वक्त काला टीका लगाए घूमता रहता है। अरे हमें तो अपने बॉस से बोलना चाहिए कि आप बच्चों से बाल मजदूरी क्यों करवा रहे हो। कनिष्क भैया, अब जब बड़े हो जाओगे ना तब ऑफिस आना काम करने, उससे पहले यहाँ मत आना। कनिष्क किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और चुपचाप अपने काम को करने लगता है। शाम को जब वो घर आता है तो किसी से बात नहीं करता और चुपचाप बाथरूम में जाकर अपने गालों से उस काले टीके को हटाने लगता है और खुद से रोते हुए कहता है, क्यों माँ, क्यों क्यों आप मुझे काला टीका लगाती हो? कनिष्क रोकर खुद से बातें कर रहा था। तभी बाहर जागृति अपने पति को आवाज लगाते हुए कहती है, कनिष्क जी, खाना ठंडा हो जाएगा, प्लीज जल्दी बाहर आ जाइए। कनिष्क अपना मुंह धोकर बाहर आता है और खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है। कनिष्क के गालों पर काला टीका ना देख एक बार फिर से सीता कनिष्क को कहती है, कनिष्क बेटा, तूने फिर से अपने टीके को हटा दिया, उसको लगाए रखा कर बेटा। बस करो माँ, बहुत हो गया। अरे आपको पता भी है आपके इस टीके की वजह से मुझे बाहर कितनी इंसल्ट का सामना करना पड़ता है। नहीं जानती ना आप, मैं आपको बताता हूँ। मुझे सब बच्चा बोलते हैं कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे मेरे अच्छे बुरे सबका पता है। इसीलिए आप मेरी लाइफ में दखल अंदाजी ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। और हाँ, ये काला टीका अब मत लगाना मुझे। कनिष्क खाना नहीं खाता और वहाँ से गुस्से में कमरे में चला जाता है। तो वहीं बेचारी सीता की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर जागृति कहती है, मम्मी जी आप रोइए मत, अभी कनिष्क जी गुस्से में हैं। जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो आपसे माफी मांग लेंगे। मैं उन्हें समझाती हूँ। नहीं बहू, तू उसको कुछ मत बोलना, शायद वो सही बोल रहा है। मैं उसको लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर पोजेसिव हूँ, मैं उसकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही दखल अंदाजी कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मम्मी जी, वैसे मैं भी आपसे एक सवाल काफी समय से करना चाहती थी कि आप उनको यूँ इस तरह काला टीका क्यों लगाती हैं? बहू, कनिष्क पहले बहुत बीमार पड़ता था। वो काफी सुंदर बच्चा था, इसलिए उसको बहुत जल्दी नजर लग जाती थी। एक बार ये बहुत बीमार पड़ गया, मैंने बहुत दवाइयाँ करवाई पर फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब मैंने इसकी नजर उतारी थी तो ये ठीक हो गया था। तब से मैं समझ गई कि इसे बहुत जल्दी नजर लगती है, इसलिए तब से ही मैंने इसे काला टीका लगाना शुरू किया। अच्छा, तभी ये मेरे काले टीके वाले पति बन गए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। इन्होंने आपसे जैसे गुस्से में बात की है ना, ठीक वैसे ही आपके पास आएंगी और आपसे माफी भी मांगेंगे। जागृति अब अपने पति के पास जाती है और उससे बोलती है, कनिष्क जी, आपने मम्मी जी से ऐसे बात करके ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पता भी है आपके यहाँ गुस्से में आने के बाद मम्मी जी बाहर कितना रो रही थी। आपको उनके प्यार की कदर क्यों नहीं है? जागृति, मुझे मेरी माँ और उनके प्यार दोनों की कदर है, पर माँ क्यों नहीं समझती है कि मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा। तुम्हें पता भी है कि ऑफिस में मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। इतना बोलकर अब कनिष्क उसको सारी बात बताता है, जिसकी बातें सुनकर अब जागृति अपने पति से कहती है, मेरे प्यारे काले टीके वाले पति देव, आपको पता है मम्मी जी आपको ये काला टीका क्यों लगाती हैं? नहीं पता ना? जागृति अब कनिष्क को सारी बात बताती है, साथ ही उसको समझाती है। उसकी बातें सुनकर कनिष्क को अपने किए गए बर्ताव का दुख होता है और वो अपनी माँ के पास जाकर उससे माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आपको भला बुरा बोल दिया ना। नहीं बेटा, अब जब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन हाँ, अब तू मेरा काला टीका मत हटाना। इतना बोलते ही सीता उसके गालों पर फिर से एक काला टीका लगा देती है। ललिता अपनी बहू संजना के साथ सब्जी काट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन भारती वहाँ आती है और बोलती है, अरे ललिता, थोड़ी चीनी दे दे। वो क्या है ना, चाय पीने का मन कर रहा था तो देखा चीनी ही खत्म हो गई। आंटी जी, चाय पीने का मन था तो सीधा यहाँ ही आ जाती ना, हमारे घर चाय पी लेती। बहू, मैं भी यहीं बैठी हूँ, दिखाई नहीं दे रही हूँ मैं तो अपनी मर्जी से क्यों बोल रही है कुछ भी? जी माँ जी। अरे बस भी कर, आज तक तो तूने अपने घर का पानी भी नहीं पिलाया है और अब जब तेरी बहू मुझे चाय पूछ रही है तो तुझे उसमें भी परेशानी हो रही है। अरे कंजूसी थोड़ी कम कर, अब बहू आ गई है। वो क्या है ना, हमारे घर में कल ही चीनी खत्म हुई है। अगर चीनी होती तो मैं तुझे पक्का देती। लेकिन माँ जी, कल ही तो अमन जी ने घर का सारा राशन भरवाया था, चीनी भी इतनी सारी है, तो आप झूठ क्यों बोल रही हो भारती आंटी से? ये बहू भी ना, जब मैं बात कर रही थी तो इसे बोलने की क्या जरूरत थी? अभी तो बड़ा बोल रही थी कि कंजूस नहीं है और अब मैंने थोड़ी चीनी क्या मांग ली, तू तो झूठ बोलने लग गई। थोड़ी तो शर्म कर, अपनी बहू के आगे भी कंजूसी मत दिखा। मैं और कंजूस?
अरे तेरी उम्र बढ़ रही है, याददाश्त घट रही है क्या? तुझे मैं कहाँ से कंजूस लग रही हूँ? मेरी तो बस ये मानना है कि फालतू का खर्चा नहीं करना चाहिए, और उसे कंजूसी नहीं समझदारी बोलते हैं। अच्छा चल, अच्छी बात है। अगर तू कंजूसी नहीं करती है तो इसी बात पे मुझे थोड़ी चीनी दे दे। तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ। थोड़ी बहुत तो होगी ही, तेरी चाय उसमें बन ही जाएगी। ललिता खुद जाकर बहुत कम चीनी रसोई से लाती है और वो लाकर भारती को देती है। थोड़ी सी चीनी देखकर भारती बोलती है, अरे इतनी सी चीनी क्यों दी? इसमें तो चाय में मिठास भी नहीं होगी, थोड़ी और तो देती। चाय में जितनी मिठास जरूरी होती है ना, उतनी इस चीनी से हो जाएगी। अब तुझे चाय के नाम पर चाशनी चाहिए तो जा खुद दुकान से ले ले चीनी। धरती पलट जाए लेकिन ललिता की कंजूसी नहीं खत्म होनी चाहिए। तूने इतनी चीनी जो दी है ना, एक काम कर, वो भी तू ही इस्तेमाल कर ले, क्योंकि मेरी तो चाय नहीं बन पाएगी इतनी चीनी में। ठीक है, फिर मत ले, मुझे क्या। एक तो मैं तेरी मदद कर रही थी, ऊपर से तू मुझे ही सुना रही है। ललिता की कंजूसी की हद के बारे में संजना को अच्छे से पता तो था ही, लेकिन संजना को ये नहीं पता था कि उसकी सास इतनी ज्यादा कंजूस है। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, और भी पहले कई बार हो चुका है, जब ललिता कंजूसी की वजह से अपनी बहू को शर्मिंदा करवाती थी, लेकिन संजना ने कभी कोई शिकायत नहीं की थी। अपनी सास या घर के और सदस्य से ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद ललिता को अपने परिवार के साथ शादी में जाना होता है, तो वो जाकर संजना से बोलती है, बहू आज शाम को हमें शादी में जाना है, तो तू अच्छे से तैयार हो जाइयो, कहीं बाद में देर लगाए तू। ठीक है माँ जी, मैं आपसे पहले ही तैयार हो जाऊंगी। अब तो ठीक है ना? हाँ, और अमन को भी बोल दियो, वो भी तैयार हो जाए समय से। ठीक है माँ जी, बोल दूंगी उन्हें भी मैं। लेकिन मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि शादी के बाद तो आज मैं पहली बार आप लोगों के साथ बाहर जाऊंगी ना, तो क्या? जो बोलना है साफ साफ बोल, बातें क्यों घुमा रही है? मैं ये बोल रही हूँ कि कोई गले का हार, कंगन दे दो, शादी में कुछ अच्छा सा ही पहन कर जाऊँ ना। बहू बाहर का माहौल कितना खराब है, ये सब चोरी हो गया था, और वैसे भी हमारे पास हार कंगन कहाँ है? जितना है वो सब तेरी आंखों के आगे ही है। माँ जी, उस दिन मैंने आपकी अलमारी में देखा था, काफी अलग अलग तरह के गहने थे आपके पास। तू मेरी अलमारी चेक कर रही है? बहू तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास की अलमारी चेक करते हुए, और मुझे यहाँ आकर बोल रही है कि मैंने देखा था आपकी अलमारी में है। माँ जी, देखा था तो बोल दिया, शादी ब्याह में पहनने के लिए ही तो होते हैं ना गहने, तो उसमें ही पहनने के लिए मांग रही हूँ मैं। जैसे ही वहाँ से वापस आएंगे तो मैं आपको वापस दे दूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं देना है तुझे। घिस जाएगा तो क्या होगा, जो है वही पहन कर चलियो। ठीक है माँ जी, आपको यही सही लग रहा है तो यही सही। हाँ, और मैंने लिफाफे में 100 रुपए रख दिए हैं, वही दे देंगे उन्हें शगुन में। माँ जी, कम से कम शगुन देने में तो कंजूसी मत करो। अब उनकी शादी में जा रहे हैं, थोड़ा ठीक ठाक शगुन देना ही होगा ना। पूरा परिवार जा रहा है वहाँ, तो बस 100 रुपए ही दोगी आप? मुझे तो ये भी ज्यादा लग रहा है। मैं तो सोच रही थी 51 रुपए ही दे दूं, लेकिन यही बहुत है। कंजूसी नहीं समझदारी है। इस 100 रुपए में पूरा परिवार शादी का बढ़िया खाना खा लेगा। माँ जी को तो कुछ समझाना ही बेकार है, कितना भी बोल लो इनकी कंजूसी खत्म ही नहीं होती है। अब बताओ, शादी में भला कोई 100 रुपए थोड़ी देता है? ललिता अपनी बहू को गहने देने के लिए मना कर देती है, और संजना बेचारी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। संजना की नंद माधुरी उसके कमरे से बाहर जा ही रही होती है। तभी अपनी भाभी की उदासी शक्ल देखकर माधुरी अपनी भाभी के पास जाती है और बोलती है, भाभी क्या हुआ, आपने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? माँ ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं, कुछ नहीं कहा माँ जी ने। भाभी मैं माँ को अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने ही कुछ बोला होगा तभी आप उदास हो। अब बताओ क्या बोला है माँ ने आपसे? वो माँ जी के पास इतने सारे गहने हैं, मैंने उनसे बोला कि आज शाम को शादी में जाने के लिए थोड़े बहुत गहने मुझे दे दें, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब बताओ, गहने तो पहनने के लिए ही होते हैं ना। माँ का नहीं रोज का ही हो गया है, अपनी कंजूसी की वजह से अपने ही बच्चों का दिल दुखाती है माँ। खैर, अब माँ जी ने गहने देने से मना कर ही दिया है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आज शादी में चलते हैं सब, फिर मैं आपको माँ के गहने कैसे लेने हैं ये बताती हूँ। आप अभी अपना दिल मत छोटा करो। गहने तुम दिलाओगी, लेकिन वो कैसे? वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगी। माधुरी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। शाम को सभी लोग शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं, और जब वहाँ से वापस आते हैं
तो पूरा घर बिखरा पड़ा होता है और ललिता की अलमारी से सारे गहने, पैसे सब गायब देखकर अमन बोलता है। माँ, हमारे घर में चोरी हो गई। माँ जी, आपको बोला था मैंने कि मुझे गहने दे दो। अगर आपने मुझे वो गहने दे दिए होते तो कम से कम वो बच ही जाते ना। आपकी कंजूसी के चक्कर में चोरी हो गई। कंजूसी करके जो आपने जमा करा था ना, चोर ने एक ही बार में हाथ साफ कर दिया। मुझे क्या पता था, चोर की नजर हमारे घर पर ही है। पूरा घर खाली हो गया। लो भाभी, आपकी कंजूस सास के घर में ना चोरी हो गई। माँ ने हम लोगों को कुछ भी देने में कंजूसी तो दिखा दी, लेकिन अपने घर में चोरी होने से नहीं बचा पाई। माधुरी, ये सब तुमने ही किया है ना? तुम बोल रही थी कि देखती जाओ। हाँ, ये सब मेरा ही किया हुआ है। और आप देखो, आपकी कंजूस सास के घर चोरी जो हुई है ना, वो भी आपकी कंजूस सास की कंजूसी खत्म कर देगा। माँ जी। भाभी, आप क्या बोल रही हो? माँ, तभी कहते हैं कि कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब हमारे पास सब है तो इतनी कंजूसी क्यों करना? माधुरी बिल्कुल सही कह रही है। अब देख लो, कंजूसी करके आपने इतना सब कुछ बचाया, और क्या हुआ, एक बार में चोर आया और आपका सब कुछ लेकर चला गया। हाँ, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। कंजूसी की वजह से मैं कई बार मन मार कर रह गई थी, और आज जो बचाया था वो भी नहीं बचा। ललिता को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ये देखकर संजना बोलती है। माँ जी, अब बस भी कीजिए। मेरी कंजूस सास के घर में चोरी किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि माधुरी ने की है। क्या मतलब? हाँ माँ, मैंने ही सारा सामान छुपा दिया था। आप हर चीज में कंजूसी दिखाती रहती हो। भाभी को गहने देने से मना कर दिया था। अब बताओ, सच में चोरी हो जाती तो क्या होता? तू सही बोल रही है। मैं आपसे कंजूसी नहीं दिखाऊंगी। ललिता को अपनी गलती समझ आती है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद ललिता किसी भी चीज में कभी भी कंजूसी नहीं दिखाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।